आज की बातचीत उन करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए है जिनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में बीता, जिन्होंने सालों तक नियमित योगदान दिया और अब रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक मासिक आय की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह बात सिर्फ किसी एक खबर की नहीं है, बल्कि उन बदलावों की है जिनका असर सीधे आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरे विषय को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी डर भी बढ़ा देती है और गलत उम्मीद भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साफ, व्यवस्थित और समझ में आने वाली अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आगे की कोई भी जरूरी सूचना आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले उस बुनियादी समस्या को समझिए जिससे अधिकांश ईपीएस पेंशन धारक जूझ रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन लंबे समय से एक तय राशि पर अटकी हुई बताई जाती रही है। समस्या ये नहीं कि पेंशन है या नहीं, समस्या ये है कि मौजूदा महंगाई के दौर में उस पेंशन का मूल्य लगातार घटता गया। दवाइयाँ महंगी हुईं, जांचें महंगी हुईं, राशन, किराया, बिजली, पानी, यात्रा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन न्यूनतम पेंशन में वास्तविक जीवन के हिसाब से सुधार नहीं दिखा। यही वजह है कि हर बार जब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की चर्चा आती है, पेंशन धारकों के मन में उम्मीद भी जागती है और ये सवाल भी उठता है कि क्या इस बार सच में कुछ ठोस होगा या फिर मामला फिर से विचाराधीन कहकर टाल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चर्चाओं में क्या वास्तविक है और क्या केवल दावा, ये फर्क आपको हर बार स्पष्ट मिले, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले महीनों में इसी विषय पर लगातार नए संकेत और अपडेट आते रह सकते हैं। अब जो सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं, वे दो बड़े हिस्सों में समझे जा सकते हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना, और दूसरा, पेंशन भविष्य निधि की गणना से जुड़ी वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग में बदलाव की चर्चा। रिपोर्टों और सार्वजनिक चर्चाओं के मुताबिक ईपीएफओ स्तर पर न्यूनतम पेंशन में संशोधन और वेतन सीमा को वर्तमान स्तर से बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श की बातें सामने आती रही हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला केवल भावनात्मक नहीं होता। इसके पीछे वित्तीय गणना, फंड की स्थिति और नीति निर्माण की प्रक्रिया जुड़ी होती है। पर इसका ये मतलब भी नहीं कि बदलाव असंभव है। बदलाव संभव है, लेकिन वो आम तौर पर चरणों में, नियमों के साथ और औपचारिक निर्णय के जरिए ही आता है। वेतन सीमा बढ़ाने की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सीमा के आधार पर बड़े हिस्से में पीएफ और पेंशन की गणना प्रभावित होती है। अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो इसका असर आगे रिटायर होने वालों के लिए बचत और पेंशन दोनों पर दिख सकता है। वहीं जो पहले से पेंशन पा रहे हैं, उनके मामले में लाभ किस रूप में और किन शर्तों पर आएगा, ये पूरी तरह अंतिम आदेशों और दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर तुरंत निष्कर्ष निकालने से बेहतर है कि हम वास्तविक निर्णय, अधिसूचना या आधिकारिक परिपत्र का इंतजार करें। और जैसे ही ऐसी कोई आधिकारिक बात सामने आती है, सबसे पहले और स्पष्ट रूप में अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो न्यायिक टिप्पणियों और समय सीमा से जुड़ी चर्चाओं में सामने आया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उच्च स्तर पर यह बात उठी कि लंबे समय से वेतन सीमा में बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि उसी दौरान जीवयापन की लागत और न्यूनतम वेतन जैसी चीजें ऊपर गईं। इसलिए ये मांग तेज हुई कि वेतन सीमा को यथार्थवादी के करीब लाया जाए। इसी संदर्भ में कई जगह ये चर्चा भी रही कि सरकार को एक तय समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए ताकि सामाजिक सुरक्षा का दायरा और मजबूत हो सके। यहाँ मूल बात यह है कि अगर वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो संभावित रूप से ज्यादा कर्मचारियों का कवरेज बढ़ सकता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक व्यवहारिक पहलू जुड़ा है, कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर असर। वेतन सीमा बढ़ने से पीएफ योगदान का आधार बढ़ सकता है, जिससे हर महीने कटौती बढ़ेगी, यानी आपकी हाथ में आने वाली नकद राशि कुछ कम हो सकती है, जबकि आपकी लंबी अवधि की बचत ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसी संतुलन को देखकर नीति निर्माता अंतिम फैसला लेते हैं। इसी विषय का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भी वेतन सीमा बढ़ाने की बात होती है, उद्योग जगत और नियोक्ताओं की भूमिका भी सामने आती है, क्योंकि कर्मचारी के साथ साथ नियोक्ता का योगदान भी बढ़ता है। कंपनियों के लिए लागत बढ़ सकती है और यही वजह है कि निर्णय लेते समय सिर्फ फायदा नहीं, पूरे सिस्टम पर प्रभाव देखा जाता है।
इसलिए अगर किसी रिपोर्ट में ये कहा जाए कि सीमा अमुक तारीख से लागू हो सकती है, तो उससे अंतिम सत्य मानने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या सरकार ने अधिसूचना जारी की, क्या ईपीएफओ ने परिपत्र निकाला और क्या लागू होने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखी गई। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग भ्रम में फंस जाते हैं। कोई कह देता है लागू हो गया, कोई कह देता है अगले महीने से पैसा बढ़ जाएगा, जबकि वास्तविक प्रक्रिया में औपचारिक आदेश के बिना कुछ लागू नहीं माना जाता। अब उस चर्चा को भी समझिए जो वेतन सीमा को बहुत अधिक बढ़ाने की मांग से जुड़ी है। लंबे समय से यह आवाज उठती रही है कि वेतन सीमा को अधिक यथार्थवादी बनाया जाए, ताकि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो। लेकिन नीति के स्तर पर इस पर निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि वेतन सीमा बढ़ने से एक तरफ जहां भविष्य की बचत बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ टेक होम सैलरी घटती है और नियोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। यही कारण है कि अक्सर ये बात कही जाती है कि सभी हितधारकों, श्रमिक संगठनों, उद्योग जगत, कर्मचारी प्रतिनिधियों और आर्थिक विशेषज्ञों से चर्चा करके ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यहां भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चर्चा और निर्णय में फर्क होता है। चर्चा संकेत देती है कि सक्रिय है, लेकिन निर्णय तभी माना जाएगा जब लिखित आदेश आएगा। अब इन संभावित बदलावों का वास्तविक अर्थ आपके लिए क्या है, इसे सीधे शब्दों में समझिए। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो सबसे बड़ी राहत उन वरिष्ठ नागरिकों को होगी जिनके लिए ये पेंशन ही मुख्य सहारा है। इससे केवल आर्थिक राहत नहीं मिलेगी, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी, क्योंकि जब बुजुर्ग व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि कम से कम बुनियादी जरूरतें बिना किसी के आगे हाथ फैलाए पूरी हो सकती हैं, तो उसका आत्मसम्मान बचता है। दूसरी तरफ यदि वेतन सीमा बढ़ती है तो ये भविष्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत और भविष्य की पेंशन के लिए एक मजबूत कदम हो सकता है। ये एक तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए सामाजिक सुरक्षा को विस्तृत और सुदृढ़ करने जैसा होगा। लेकिन इसके साथ एक व्यवहारिक पहलू जुड़ा है, कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर असर। वेतन सीमा बढ़ने से पीएफ योगदान का आधार बढ़ सकता है, जिससे हर महीने कटौती बढ़ेगी, यानी आपकी हाथ में आने वाली नकद राशि कुछ कम हो सकती है, जबकि आपकी लंबी अवधि की बचत ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसी संतुलन को देखकर नीति निर्माता अंतिम फैसला लेते हैं। इसी विषय का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भी वेतन सीमा बढ़ाने की बात होती है, उद्योग जगत और नियोक्ताओं की भूमिका भी सामने आती है, क्योंकि कर्मचारी के साथ साथ नियोक्ता का योगदान भी बढ़ता है। कंपनियों के लिए लागत बढ़ सकती है और यही वजह है कि निर्णय लेते समय सिर्फ फायदा नहीं, पूरे सिस्टम पर प्रभाव देखा जाता है। इसलिए अगर किसी रिपोर्ट में ये कहा जाए कि सीमा अमुक तारीख से लागू हो सकती है, तो उससे अंतिम सत्य मानने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या सरकार ने अधिसूचना जारी की, क्या ईपीएफओ ने परिपत्र निकाला और क्या लागू होने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखी गई। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग भ्रम में फंस जाते हैं। कोई कह देता है लागू हो गया, कोई कह देता है अगले महीने से पैसा बढ़ जाएगा, जबकि वास्तविक प्रक्रिया में औपचारिक आदेश के बिना कुछ लागू नहीं माना जाता। अब उस चर्चा को भी समझिए जो वेतन सीमा को बहुत अधिक बढ़ाने की मांग से जुड़ी है। लंबे समय से यह आवाज उठती रही है कि वेतन सीमा को अधिक यथार्थवादी बनाया जाए, ताकि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो। लेकिन नीति के स्तर पर इस पर निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि वेतन सीमा बढ़ने से एक तरफ जहां भविष्य की बचत बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ टेक होम सैलरी घटती है और नियोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। यही कारण है कि अक्सर ये बात कही जाती है कि सभी हितधारकों, श्रमिक संगठनों, उद्योग जगत, कर्मचारी प्रतिनिधियों और आर्थिक विशेषज्ञों से चर्चा करके ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यहां भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चर्चा और निर्णय में फर्क होता है। चर्चा संकेत देती है कि सक्रिय है, लेकिन निर्णय तभी माना जाएगा जब लिखित आदेश आएगा। अब इन संभावित बदलावों का वास्तविक अर्थ आपके लिए क्या है, इसे सीधे शब्दों में समझिए। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो सबसे बड़ी राहत उन वरिष्ठ नागरिकों को होगी जिनके लिए ये पेंशन ही मुख्य सहारा है। इससे केवल आर्थिक राहत नहीं मिलेगी, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी, क्योंकि जब बुजुर्ग व्यक्ति को ये भरोसा होता है कि कम से कम बुनियादी जरूरतें बिना किसी के आगे हाथ फैलाए पूरी हो सकती हैं, तो उसका आत्मसम्मान बचता है। दूसरी तरफ यदि वेतन सीमा बढ़ती है तो ये भविष्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत और भविष्य की पेंशन के लिए एक मजबूत कदम हो सकता है। ये एक तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए सामाजिक सुरक्षा को विस्तृत और सुदृढ़ करने जैसा होगा। लेकिन इसके साथ एक व्यवहारिक पहलू जुड़ा है, कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर असर।
वेतन सीमा बढ़ने से पीएफ योगदान का आधार बढ़ सकता है, जिससे हर महीने कटौती बढ़ेगी, यानी आपकी हाथ में आने वाली नकद राशि कुछ कम हो सकती है, जबकि आपकी लंबी अवधि की बचत ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसी संतुलन को देखकर नीति निर्माता अंतिम फैसला लेते हैं। इसी विषय का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भी वेतन सीमा बढ़ाने की बात होती है, उद्योग जगत और नियोक्ताओं की भूमिका भी सामने आती है, क्योंकि कर्मचारी के साथ साथ नियोक्ता का योगदान भी बढ़ता है। कंपनियों के लिए लागत बढ़ सकती है, और यही वजह है कि निर्णय लेते समय सिर्फ फायदा नहीं, पूरे सिस्टम पर प्रभाव देखा जाता है। इसलिए अगर किसी रिपोर्ट में ये कहा जाए कि सीमा अमुक तारीख से लागू हो सकती है, तो उससे अंतिम सत्य मानने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या सरकार ने अधिसूचना जारी की, क्या ईपीएफओ ने परिपत्र निकाला और क्या लागू होने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखी गई। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग भ्रम में फंस जाते हैं। कोई कह देता है लागू हो गया, कोई कह देता है अगले महीने